नमस्कार। इस खास पेशकश में हमारे साथ कांग्रेस के, जी हां, बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीत शर्मा हैं। अजीत शर्मा वो चेहरे हैं जो कांग्रेस के बड़े ही विश्वसमंद चेहरे माने जाते हैं। लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस बार पार्टी ने उनको लोकसभा चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव वो हार गए थे। पर वर्तमान समय में जिस विश्वसमंद चेहरे के रूप में अजीत शर्मा देखे जा रहे हैं, उनसे कई सवाल हैं जो हम करेंगे और बिहार की जनता जानना भी चाहती है कि दरअसल कांग्रेस में चल क्या रहा है, कांग्रेस में दो स्वर क्यों निकल रहे हैं, नेतृत्व को लेकर के क्या संकट है, और बहुत तरह की बातें हैं जो आज हम उनसे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अजीत शर्मा जी, टीवी9 के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा सीधा सा सवाल है कि आपको पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ाया, आप सीएलपी के लीडर भी रहे, जैसा मुझे जानकारी है संसदीय दल के नेता भी थे आप कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने अपना रुख मोड़ लिया और वो अब जो बात कर रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ओरिजिनल वोट बैंक से वो फिर से दूर जा रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो भी विकास हुआ है, आर्थिक स्थिति, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कोई भी पार्टी कांग्रेस पार्टी को, जिस तरह सूर्य को आप आईना दिखाओगे, कोई फर्क सूर्य को नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी वही चीज है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। ये आप गलत बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वो लोग कुछ दिखाना चाहते हैं। कोई नहीं दिखा सकता। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश की जनता के साथ है। हम गलत बोल रहे हैं और इसीलिए इसको सही करने के लिए हमने आज आपको आमंत्रित किया है कि हम जो जो गलत बोले उसको आप करेक्ट कर दें और जनता के नहीं, आप दिल गलत दिमाग नहीं बोल से रहे हैं। जनता के दिल दिमाग से जो भी कंफ्यूजन है उसको आप दूर कर दें। इसीलिए हमने तहे दिल से आपको आमंत्रित किया है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए और बहुत सारी बातों का जवाब दीजिए। मेरा दूसरा सवाल है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस के तेवर, कांग्रेस के नेतृत्व में कहीं ना कहीं इतनी कमजोरी रह गई कि आज बिहार में कांग्रेस परजीवी बन गई है, सहजीवी नहीं? ये मेरे शब्द नहीं है, प्रशांत किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस ये कह सके कि मैं इतने सीट पर लड़ूंगा ही। अगर वो 20 मांगेगी तो लालू प्रसाद 15 दे देंगे। और उन्होंने वो यहीं पर नहीं रुके, वो उन्होंने कहा दे, आपको याद होगा भक्तचरण दास, उनको लालू प्रसाद ने क्या कहा था? भक्तचोनहर दास जैसे शब्दों का प्रयोग करना भी उचित नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद ने यह शब्द कहा था। तो कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस 90 के दशक में, 80 के दशक में जो दमखम रखती थी वो धीरे धीरे खोती रही, धीरे धीरे कमजोर होती रही, क्योंकि वो अपना दशा और दिशा बदल गई। सहमत हैं आप? देखिए, आप, ऐसा है, इस बार जो चुनाव की रणनीति है, लो लड़ाई है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। ये आपको बता दें, अब आपने प्रशांत किशोर जी का नाम ले लिया, वो कहीं नहीं है, पूरा देश की जनता और खास करके बिहार, चूंकि हम बिहार से हैं, बिहार में पूरी जनता देख रही है कि युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मां बहनों को सम्मान नहीं मिल रहा है, महंगाई आकाश छू। ये लड़ाई इस बार एनडीए गठबंधन वर्सेस महागठबंधन है और इस बार जनता मन बना चुकी है और आप लोग भी ईमानदारी से बोलेंगे तो मन बना चुकी है। आप अभी प्रशांत किशोर जी के नाम लिया, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं है बिहार में। अरे, भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई बिहार का, जिसमें अंग्रेजों से अलग किया गया, कोई भी फैक्ट्री नहीं थी यहाँ, कोई भी युवकों को रोजगार नहीं था, जो भी काम किया कांग्रेस पार्टी ने। अगर प्रशांत किशोर जी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम करते हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। लड़ाई अभी एनडीए गठबंधन वर्सेस महागठबंधन है और इस बार जनता ने बिहार में तय कर लिया है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और राहुल गांधी जी ने 2500 रुपया महीना हर महिलाओं को सरकार बनेगी देने का काम किया, कर रहे हैं, करेंगे। आपको बता दें, युवकों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री लगाए जाएंगे। मैं भी विधायक 3 बार से हूं। प्रशांत किशोर जी, कांग्रेस के बारे में बात मत करें, आप मुद्दों की बात करें। बिहार में क्या कमियां हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे, आप भारतीय जनता पार्टी जो युवकों को 2014 में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया,
क्या एक भी युवक को रोजगार मिला? क्या आप महंगाई की बात कर रहे थे, वो क्या महंगाई कम हुआ? उसकी बात करें प्रशांत किशोर जी। चले आए कांग्रेस की बात करने। कांग्रेस ने ही भारतवर्ष में आर्थिक स्थिति मजबूत किया है, और आगे भी रोजगार, युवकों को रोजगार देना, महिलाओं को सम्मान देना, सारा काम कांग्रेस पार्टी करेगी। चलिए, चूंकि आप बड़े घर से हैं और मैं रिसर्च कर रहा था तो देख रहा था आप वेल्दिएस्ट एमएलए दिखाया जा रहा था गूगल पे, तो निश्चित तौर पर आपका कारोबार भी बड़ा है, खानदानी भी है। तो कहा जाता, अक्सर अच्छे खानदान में एक बात कही जाती है, जब वर्तमान अच्छा नहीं हो तो लोग भूत को याद करते हैं। क्या यही वजह तो नहीं है कि कांग्रेस वाले लोग वर्तमान की चिंता नहीं करते, भूत को याद करते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि कभी कांग्रेस की सरकार रहती थी, कांग्रेस मुख्यमंत्री तय करती थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस को 50 सीटें भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये लालू जी तय करेंगे। कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा, कांग्रेस में ही अखिलेश सिंह कहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, राजेश राम कहते हैं अभी चेहरे पे कोई बात नहीं होगी, कन्हैया कुमार तुरंत कूद पड़ते हैं, वो कहते हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं। आप जैसे कई नेता कहते हैं कि अभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। आखिरकार इतनी सिकुड़ी हुई पार्टी में भी अगर एक स्वर नहीं निकलेगा तो जनता के बीच में पैगाम क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा, ये मैं जानना चाहता हूं। सर, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे कांग्रेस पार्टी में आप जान लीजिए, जो भी तय होता है शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अगर कोई, आदरणीय खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आदरणीय राहुल गांधी हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है और भावी प्रधानमंत्री भी हैं, मैं बता रहा हूं, वो लोग तय करेंगे, आदरणीय सोनिया गांधी तय करेंगी। लेकिन यह जो आप बात बोल रहे हैं, अभी तो लड़ाई ये है कि एनडीए गठबंधन की जो सरकार है बिहार में, उसको उखाड़ फेंकना है, क्योंकि हमको युवकों को रोजगार देना है, हमको आपको बता दें महिलाओं को सम्मान देना है, हमको आपको बता दें कि महंगाई कम करना है। अभी ये सब बातें नहीं है कौन मुख्य, अभी तो चुनाव में एनडीए गठबंधन को कैसे हराया जाए, ये महागठबंधन की सोच है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, माले हो, जो भी गठबंधन में है, उनकी एक ही मेहनत है, हम लोग जनता के बीच काम कर रहे हैं, किसी तरह एनडीए गठबंधन को हटाएं, युवकों को रोजगार देने की व्यवस्था करें, इंडस्ट्री लगाएं। इस तरह की बातें कुछ नहीं है। कौन मुख्यमंत्री होगा वह चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन आपको बस ये तय करेंगे कौन, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी। अभी विशेष आप जान लीजिए, अभी हम लोग को बिहार में सरकार बना के महिलाओं को जैसे 2500 रुपया महीना हम लोग अनाउंस किया, आदरणीय राहुल गांधी जी, सरकार बनेगी तो हर महिलाओं को देंगे, क्योंकि महिलाओं को कुछ पैसे की जरूरत होती है काम के लिए। आपको बता दें, इस बार लड़ाई है एनडीए वर्सेस महागठबंधन, और आपको बता दें इस बार जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जहां मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, पहले हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि हमारी सरकार बने, और जो लोग जीतेंगे वो तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। नहीं, ये मैं आपकी बातों से सहमत हूं। ये बताइए कि पिछली बार आपको 70 सीटें मिली थी, इस बार 50 से कम देने की बात की जा रही है। क्या आपको अगर 50 से कम सीटें मिली तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे इस नाम पर कि एनडीए को हराना है, इसके लिए आप इतना त्याग कर देंगे? क्योंकि बार बार यह सवाल उठ रहा है कि 70 सीटें दी गई थी, 19 आप जीत पाए और इसीलिए तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई। इनफैक्ट डिस्क्रेडिट आपको दिया जाता है कि अगर आपको कम सीटें दी जाती तो तेजस्वी यादव की सरकार बन चुकी होती। अब बताइए कि आपको इतना कमजोर देखा जा रहा है और मेरे पास जो खबर है 40-45, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तब भी कांग्रेस लालू प्रसाद और आरजेडी के साथ ही बनी रहेगी, या कांग्रेस 70 से कम पे नहीं मानेगी? देखिए, आपकी ये सूचना है, मुझे ऐसी कोई, साहब सब लोग तय करेंगे कितने सीटों पर लड़ना है। निश्चित तौर पर पिछला विधानसभा हम लोग 70 सीट पर लड़े थे, और आप कहते हैं कि 19 सीट जीत पाए। जीत हार जनता तय करती है, यह कोई व्यक्ति तय नहीं करता। अगर हम 19 सीट जीते, यह तय ये नहीं है कि इस बार हम कम जीतेंगे। इस बार का भागलपुर का आप ले लीजिए, मेरे विधानसभा का स्थिति, यहां पर आप चले जाइए, यहां पर जनसंघ दिया छाप होता था,
विजय कुमार मित्रा यहाँ से जीतते थे 10 वर्ष। उसके बाद आदरणीय सोनी चौबे जी 23.5 साल विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी। आज मैं 3 बार से विधायक हूं। जनता तय करती है और इस बार बिहार में जनता तय करेगी कौन जीतेगा। इसलिए सीट का बंटवारा की जो बात कर रहे हैं ये करेंगे कि कितने सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी एनडीए सरकार को उखाड़ने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है, क्योंकि युवकों को रोजगार नहीं दे रहा है। आपको बता दें, महंगाई नहीं रोक रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सेक्रीफाइस करेगी, लेकिन सम्मानजनक करेगी। ये आदरणीय राहुल गांधी खड़गे साहब तय करेंगे। लेकिन आपको बता दें, युवकों के लिए, महिलाओं के लिए, महंगाइयों के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी कुर्बानी देगी, क्योंकि देश को आजाद कराने में भी कांग्रेस ने कुर्बानियां दी है। कोई नहीं दिया है कांग्रेस छोड़ के। इसलिए इस बार भी हम लोग यहाँ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए अगर थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें पता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब कुर्बानी देने को तैयार हो। मेरा अगला सवाल आपसे, आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज है और आप पॉलिटिशियन हैं, सीनियर लीडर हैं, इसलिए आप इस तरह की बात कर सकते हैं। पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। एक सवाल, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि 3 बार से आप जीते हैं और उस गढ़ में जीत रहे हैं जहां भाजपा की तूती बोलती थी। अश्विनी चौबे जीते हैं और आपने खुद बताया 3 बार जीते। उससे पहले मिश्रा जी 10 साल विधायक रहे और आप 3 बार विधायक रहे। 2 बार कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस नीतीश कुमार की सरकार में शामिल हुई। आप जैसे कर्मठ जुझारू नेता को जगह नहीं मिली। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कर्मठ, जुझारू और जो लोगों को साथ लेकर चलने की जिनमें क्षमता हो, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव भी बहुत जोरदार तरीके से लड़े और भागलपुर में कोई बहुत अंतर नहीं था। और सच बताऊं तो दिल्ली में अगर महागठबंधन के जीतने वाली सीटों की चर्चा होती थी तो उसमें आपकी सीट भी होती थी कि आप जीत सकते हैं। तो ऐसे में आपको महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाना, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक कर्मठ जुझारू नेता का अपमान है? अब कांग्रेस सिर्फ जाति पाति को तवज्जो दे रही है, कॉम्पिटेंट लोगों को दरकिनार कर रही है। नहीं, ऐसा है कि लोकसभा के चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि पूरी जनता में एक माहौल था कि मुझे जिताएगी। आपको बता दें, पिछले लोकसभा में आदरणीय बुलो मंडल जी प्रत्याशी थे महागठबंधन के, उनको 2,86,000 वोट आया था। मुझे 4,11,000 वोट आया। और मेरी चुनाव जनता ने नहीं हराया है, पूरा सिस्टम ने हराया है। अगर आप बूथ कमेटी ईवीएम मशीन का खेल देखेंगे, सच्चाई यही है कि जनता ने मुझे नहीं हराया, मुझे प्रशासन ने हराया, सरकार ने हराया है। ये वो जनता भी जानती है। दूसरा सवाल आपका है, हमें पद नहीं दिया गया। पद कोई चीज नहीं होता। जनता मुझे उसकी आवाज बनने के लिए विधानसभा में बनाती है। मैं जनता की आवाज ईमानदारी से, सिर्फ भागलपुर का ही नहीं, आप पूरा मेरा हिस्ट्री देख लीजिएगा, पूरे बिहार की भी जनता का मैंने आवाज सदन में बना है और सदन में बिल्कुल मैंने आवाज बन के उनका काम कराने का काम किया। पद मिले या न मिले वो कोई महत्व नहीं है। महत्व है आपको या हमको, किसी को भी जनता जिता के सदन में भेजती है, जनता की आवाज आपको बननी है। मैंने ईमानदारी से आवाज बना हूं और आगे भी अगर जनता हमको चुनती है, मैं सदन में आवाज बनूंगा। नहीं, पर आवाज तब बनेंगे ना जब लालू प्रसाद से आपको परमिशन मिलेगा बोलने का। कन्हैया चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि लालू प्रसाद की रजामंदी नहीं थी। पप्पू यादव आपके साथ थे या नहीं थे, लालू प्रसाद की रजामंदी नहीं थी। आप टिकट देना चाहते थे, लालू प्रसाद ने खारिज कर दिया। अभी भी आप बिहार में तय नहीं कर पा रहे हैं कि पप्पू यादव आपके साथ हैं कि नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी लालू प्रसाद और आरजेडी की पंगु बनकर के रह गई है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले कन्हैया उतरे मैदान में तो लगा कि कांग्रेस अपने पैर पर चलना चाहती है। अब वही कन्हैया स्वर बदल लिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने लगे। पप्पू यादव का सुर नहीं बदला तो पप्पू यादव की कांग्रेस में बिहार में एंट्री नहीं हो पा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं और जनता इसी बात को खारिज कर दे रही है? आप जैसे जुझारू नेता जीत तो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या रह गई है? आप खुद बता दीजिए। 70 में 19, और इसीलिए कहा जा रहा है कि माले से भी कम टिकट दीजिए इनको। ऐसा नहीं है। आपने आदरणीय पप्पू यादव जी की बात किया है, उनकी पत्नी कांग्रेस से सांसद हुई
और अभी भी राज्यसभा में सांसद हैं। ठीक है, पप्पू यादव जी अपनी पार्टी जरूर बनाए, लेकिन जब उनकी पत्नी कांग्रेस में है, हम लोग मानते हैं कि वो अभी कांग्रेस में है, क्योंकि पति पत्नी अलग नहीं हो सकता। एक बात। दूसरा बात, आपने कन्हैया जी की बात की। कन्हैया जी हमारे लीडर हैं, युवक हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। पदयात्रा की बात की, कन्हैया जी के पहले आदरणीय अखिलेश बाबू खड़गे साहब भी पदयात्रा किए हैं पूरे बिहार में। सब लोग कर रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। कन्हैया जी भी हमारे कांग्रेस के सदस्य हैं, मैं भी सदस्य हूँ, अखिलेश सिंह भी सदस्य हैं, खड़गे साहब भी सदस्य हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी भी है। पहले कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद हम लोग हैं। किसी के बात करने की जरूरत नहीं, हम लोग सब मिलजुल के कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और कांग्रेस को बिहार में इस बार आपको बता दें, जनता तय कर चुकी है, जो हम घूमते हैं, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। और आप कह रहे हैं सीटों की बंटवारा की बात, मैंने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी है भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर अभी तक। इसलिए कांग्रेस पार्टी सीट कितना पर लड़ेगी वो आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी तय करेंगे। और जो भी लड़ेगी, हम लोग उसमें सब सीट जीतने की बात करेंगे। अगर जो भी बात कर रहे हैं 70 सीट में 19 सीट जीते, वो पुरानी बात हो गई। आज की बात कीजिए। बिहार का जनता कांग्रेस के साथ है, गठबंधन के साथ है। हम लोग इस बार सरकार बना के रहेंगे। पर गठबंधन में मतभेद तो जातीय सर्वे को लेकर के भी है। तेजस्वी यादव जिस बात को लेकर के अपनी पीठ थपथपाते हैं, राहुल गांधी उसको खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं तेलंगाना मॉडल एप्लीकेबल होगा। आपको नहीं लगता सीटों को लेकर आपस में संघर्ष, जातीय सर्वे, जातीय जनगणना जिसकी बात तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने करवाया क्योंकि 17 महीने की सरकार में ये मेरे दबाव की वजह से हुआ, ऐसे में आप उनके जातीय जनगणना के तरीके को खारिज कर देते हैं, राहुल गांधी खारिज कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारा कन्फ्रंटेशन है और इतने विवादों के बीच जो आप चुनाव लड़ने जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको क्यों एक्सेप्ट करेगी? तेजस्वी यादव कहेंगे हमने जोरदार काम किया, आप कहिएगा हम तेलंगाना वाला काम करेंगे। तो सवाल यह है कि आप साथ तो हैं लेकिन दूरियां बहुत दिखाई पड़ती। कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, बिल्कुल ये मैसेज खराब है। हम लोग महागठबंधन के सभी लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आदरणीय राहुल गांधी जी की आपने बात की, तेजस्वी जी की बात की, आपने सब सीपीआई माले सब की बात की, हम लोग सब एक है। उद्देश्य सिर्फ एक है, एनडीए की सरकार को हटाना है, युवकों को रोजगार देना है, महंगाई कम करना है, महिलाओं को सम्मान राशि देना है। हम लोग काम, शिक्षा का व्यवस्था देखिए क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए, इलाज क्या है, हर जगह चले जाइए, मेरे भागलपुर में आइए, कहीं एमआरआई की जांच हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। हम लोग सिर्फ जनता के काम के लिए कटिबद्ध हैं। और आपको बता दें, ये सब कोई बात नहीं है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। थोड़ा बहुत सीटों का होता है, आप भी किसी पार्टी के नेता रहेगा, चाहेगा हमको ज्यादा सीट मिल जाए, वो होता है। लेकिन अभी इश्यू क्या है? एनडीए गठबंधन की सरकार को बिहार से समाप्त करके बिहार को आगे बढ़ाना है। देश में सबसे बिहार को सबसे प्राथमिकता पे लाने का काम है। हाँ, बिहार को आगे बढ़ाइए, आपको शुभकामनाएं हम देते हैं। पर एक बात बता दीजिए, कन्हैया जी चुनाव लड़ेंगे? लालू जी की ग्रीन सिग्नल मिल गई है, लालू जी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पार्टी से कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे, खड़गे साहब तय करेंगे। इसमें आदरणीय लालू यादव जी कौन लड़ेगा ये तय नहीं करेंगे। नहीं, पर सीट पर तय कर सकते हैं। पर नहीं, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा। आप बोलिए प्लीज। नहीं, वो सीट के बंटवारे में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं दो चार, लेकिन कौन लड़ेगा ये कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी तय करेगी, खड़गे साहब तय करेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे। नहीं, पर अखिलेश सिंह राज्यसभा जाएंगे ये तो लालू यादव तय किए थे और उन्होंने खुले मंच से कहा था। यही तो हम आपसे पूछना चाह रहे कि आपकी पार्टी से राज्यसभा कौन जाएगा, ये तो लालू जी तय किए थे। तो फिर सीटों के सिलेक्शन में लालू जी की भूमिका नहीं होगी, ये कैसे लोग मानेगा? पप्पू यादव को कांग्रेस लड़ाना चाहती थी, एक दिन पहले उनको कांग्रेस में वेलकम किया गया, हम लोग भी ऑफिस में मौजूद थे और बताया गया कि वो जाएंगे और पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। इधर कांग्रेस ने वेलकम किया, उधर लालू जी ने अपने उम्मीदवार का डिक्लेरेशन कर दिया। तो यही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूं कि आप अपने उम्मीदवार का चुनाव स्वच्छंद रूप से नहीं कर सकते, ये सबको पता है। नहीं, बिल्कुल करेंगे। कहीं कहीं इश्यूज हो जाता है। आदरणीय पप्पू यादव जी, उनकी पत्नी हमारे कांग्रेस की सांसद रही हैं,
वो हमारा, आप फिर आपको वही चीज बोले, पत्नी जब कांग्रेस सांसद है तो पति भी हम लोग के साथ है। ठीक है, पार्टी बनाना होता है कभी कभी, लेकिन ये आपको बता दें, ये कंफ्यूजन में मत रहिए। इस बार महागठबंधन में जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, माले, सीपीएम, सब लोग एक साथ हैं और एक साथ लड़ेंगे और पूरा कंप्रोमाइज करके लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंकेंगे। आप निश्चिंत रहिए, बिहार का विकास करेंगे। चलिए, बिहार का विकास करिए। अंतिम दो सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे जो भागलपुर केंद्रित होगा। आप जुझारू हैं, 3 बार से जीत रहे हैं, तो कौन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर आपको लगता है कि भागलपुर इलाके से कांग्रेस इसलिए गायब हो गई क्योंकि जो बड़ा तांडव हुआ था, जो रॉयट्स हुए थे, और वो कांग्रेस के शासन में हुआ था, तो आपको लगता है कि उसका दंश कांग्रेस अभी भी झेल रही है, लोग कांग्रेस पे भरोसा कर नहीं पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, लेकिन इसको मैं आपको बताता हूं। 1989 के अक्टूबर में ये राइट हुआ हिंदू मुसलमानों में, किसने कराया? आपको याद नहीं होगा, याद कीजिए, गूगल पे देखिए। 1989 अक्टूबर के पहले पूरे देश में 2 सीट ही भारतीय जनता पार्टी की होती थी पूरे देश में। 1989 के अक्टूबर में दंगा हुआ, 89 के नवंबर में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 82 सीट पूरे देश में जीत गई। ये भागलपुर में आखिर ये दंगा किसने कराया? क्या भारतवर्ष के आजाद कराने से लेके आज तक कोई दंगा नहीं करा रहे थे? इन्होंने देखा, चूंकि नागपुर के बाद अगर आरएसएस का कोई बहुत बड़ा बेस है वो भागलपुर है। आप आइए सैंडिस कंपाउंड में, हाफ पैंट और ये पहन के आरएसएस वाले डंडा लेके पूरा सुबह में एक्सरसाइज करते हैं। ये भागलपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है उनका। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बार बिहार के चुनाव में सबसे पहले आगे कहां भाषण दिया? भागलपुर विधानसभा में, हवाई अड्डे पे। क्यों पटना से आप नहीं कर सकते थे किसानों के लिए घोषणा? अब भागलपुर क्यों आए? चूंकि 89 के अक्टूबर के पहले पूरे देश में 2 ही सीट आपका था। आप 89 नवंबर में चुनाव होता है लोकसभा का, आप 82 सीट जीत जाते हैं। वो मानते हैं कि भागलपुर से मेरा उदय हुआ है, इसलिए भागलपुर अटैक करते हैं। लेकिन आपको बता दें, भागलपुर की जनता अब सब समझती है, अब कुछ नहीं चलने वाला है उनका। इस बार बिहार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंकेगी जनता। चलिए, बिहार से आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंकेंगे। मैंने आपसे कहा था अंतिम 2 सवाल, एक सवाल और पूछना चाहूंगा और शायद आप अपने पार्टी के हुक्मरानों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे टीवी चैनल पर अक्सर ओवैसी की पार्टी, ओवैसी के नेता आकर के बोलते रहे हैं। जब ओवैसी भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपने अपने गठबंधन में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जगह क्यों नहीं दिया? आज उन्होंने चिट्ठी लिखी है, आपको भी लिखी है, आरजेडी को भी लिखी है और लेफ्ट को भी लिखी है। सवाल यह उठता है कि कॉमन कॉज एक है जिसके लिए लड़ाई लड़नी है, तो फिर असुद्दीन ओवैसी को शामिल क्यों नहीं करते, उनकी पार्टी को शामिल क्यों नहीं करते? उन्होंने तो यहां तक कहा कि छपरा में हमने उम्मीदवार नहीं दिया, लालू जी का फोन आया था और इसलिए नहीं दिया कि उनकी बेटी हार जाती। खैर, हार गई 10-12 हजार वोट से। पर सवाल यह है कि अगर आपको लगता है कि एनडीए को हराना है, मुसलमान वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अपने महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? या मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि मुसलमान के वोट का ठेकेदार ओवैसी हो जाएंगे तो आपका जनाधार खिसक जाएगा? लालू प्रसाद को ज्यादा चिंता हो रही है इस बात की? ऐसा कुछ नहीं है। आप मुसलमान भाइयों को, मेरे यहाँ मुसलमान भाई सबसे अधिक वोटर है, मुसलमान भाई को कोई चिंता नहीं ओवैसी का। ओवैसी जी की आप आज बात कर रहे हैं कि वो आना चाहते हैं। क्या इसके पहले जितने चुनाव हुए, क्या आप आना चाहे थे महागठबंधन में? नहीं आना चाहे थे। सीमांचल में आपने सारा उम्मीदवार खड़ा कर दिया कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के उम्मीदवारों के पीछे। क्यों? किसके कहने पर आपने खड़ा किया? क्या उस समय आपको सोच नहीं आई कि हमको महागठबंधन में आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए? आज आपको क्यों बुद्धि आ रही है? आपको बता दें, ओवैसी साहब को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आपका सब चीज लोग देख रहा है। अगर आपको आना था महागठबंधन में, जिस समय से महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बनी, उस समय आप क्यों नहीं आपने आने का कोशिश किया? आप उस समय क्या थे? आप हराने के लिए महागठबंधन को आप चाहते थे, इंडिया गठबंधन हारे।
उसके लिए आप काम कर रहे थे, जैसा सीमांचल में मैंने आपको कहा। देखिए, आना किसी का कुछ नहीं है। मुसलमान के बारे में कोई अगर बोलता है, बिल्कुल ओवैसी जी गलत बोलते हैं। मुसलमान भाई, जो भी हिंदू मुसलमान सबको एक लेके चले। भागलपुर का इतिहास बताता हूं, चले आइए बुनकरों के यहाँ सिल्क उद्योग है, 50% हिंदू 50% मुसलमान भाई दोनों मिलके लूम चलाते हैं। कहीं कोई नहीं। दंगा को भूल जाइए, जब से मैं विधायक हूं, उसके पहले मैं 5 से चुनाव लड़ रहा हूं, कोई हिंदू मुसलमान में दूरी नहीं है। हम लोग सब एक हैं और सब लोग मिलजुल के पूरे भागलपुर, बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम चलिए, करेंगे। मिलजुल करके रहिए, ये शुभकामना है। लेकिन ओवैसी एक बात कहते हैं, जिन जिन लोगों ने दगा दिया उसको तो आप साथ रख लेते हैं, वीआईपी आपके साथ है। नीतीश कुमार बार बार आपको छोड़े, आप उनको लेने के लिए दौड़ते रहते हैं कि मेरी तरफ आ जाओ, हमेशा इनविटेशन देते हैं। ओवैसी कहते हैं एक प्लान बता दीजिए, एक इंसिडेंट बता दीजिए जो हम बीजेपी के साथ गए हों। वो यहीं पर नहीं रुकते, वो ये भी कह रहे हैं कि तेलंगाना में एमएलसी चुनना होता है तो हमारी मदद चाहिए, लोकसभा में, राज्यसभा में सदस्य चुनना होता है तो हमारी मदद चाहिए, न्यूक्लियर डील पे हमारी मदद चाहिए। तमाम जगह हमने एंटी बीजेपी वोट किया, हम बीजेपी के साथ कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहे, लेकिन जो लोग प्रत्यक्ष रूप से रहे उनका तो वेलकम है, और मेरा हमसे दूरी क्यों है, ये बात समझ में नहीं आती है। सर, ये तो आदरणीय खड़गे साहब, राहुल जी तय करेंगे, लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी और वहां गठबंधन में सबका स्वागत है, लेकिन विचारधारा एक होनी चाहिए कि कोई भी जात पात संप्रदाय के लेके हम नहीं चलेंगे। हम सभी जाति के जितने लोग हैं पूरे देश में, सब संप्रदाय के लोगों को साथ लेके चलेंगे। अगर जो भी चाहता है कि वो साथ लेके चले ईमानदारी से, तो हम आग्रह करें खड़गे साहब, राहुल गांधी जी से और आदरणीय लालू जी से, सबको साथ लेके चलने का आपका विचारधारा पहले से रहा है। अगर ऐसा वो करते हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है, संविधान तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, उसके साथ जो भी रहे उसको साथ में न लाए, और जो भी चाहे देश को आगे बढ़ाने के लिए, एकजुट करने के लिए, हम लोग सब साथ रहेंगे। तो एक अंतिम सवाल, संविधान की बात आपने की, वक्फ संशोधन बिल को कूड़े में फेंकने की बात कही जा रही है, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? जो कानून का शक्ल अख्तियार कर चुका है उसको आप कूड़े में फेंकने की बात करते हैं, क्या आपको नहीं लगता यह संविधान का उल्लंघन है? कोई कूड़े में नहीं फेंक सकता। जो संविधान जो अभी वापस लिया है बिल को, जो संशोधन किया है वो गलत किया है। देखिए, पहले से ये वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ है, ये वक्फ क्या है, उनकी संपत्ति है। मुसलमान भाई बहनों का, गरीब बच्चों बच्चियों को पढ़ाने के लिए वहां से काम आता है। आप आइए, हम आपको दिखाएंगे। इसको जो बदलने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो ला रहे हैं, ये गलत है। आप पहले जांच करिए कि वक्फ की जो संपत्ति है उससे क्या फायदा किनको है। गरीब बच्चे बच्चियों को, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, गरीबों को, उसके लिए भला करने के लिए, उसको जानिए। वो जानने के बाद आप खुद वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो अजीत शर्मा जी, आपने टीवी 9 से बड़े ही बेबाक तरीके से बात की, कुछ चीजों में आप डिप्लोमेटिक जरूर दिखे, जवाब आपका साफ नहीं था कि लालू जी की भूमिका क्या होती है कैंडिडेट सिलेक्शन में, लेकिन फिर भी आपने बड़े ही बेबाकी से अन्य मुद्दों पर बात की। मैं आने वाले चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। टीवी 9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। तो ये थे अजीत शर्मा, भागलपुर से विधायक, पिछले 3 बार से ये लगातार चुनाव जीत रहे हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के क्रेडिबल फेस हैं, विश्वासमंद चेहरे हैं। तो टीवी 9 के इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।